हाय गाइस, वेलकम टू फार्मा ट्यूटर हब। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे पोसोलॉजी का लेक्चर नंबर 2, जिसके अंदर हम देखेंगे फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ड्रग डोज, यानी कि ऐसे कौन से फैक्टर होते हैं जो ड्रग की डोज को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जिसके अंदर हमें काफ़ी सारे फैक्टर्स पढ़ने हैं। देन उसके बाद में हम कैलकुलेशन को देखेंगे, किस तरीके से हम ड्रग की कैलकुलेशन करते हैं, डोज को कैलकुलेट करते हैं, जिससे हम छोटे बच्चों को दे सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें कवर करनी है। तो लास्ट वीडियो में हमने पोसोलॉजी के जो इंट्रोडक्शन होता है उसे देख ही लिया था, एंड देन एक फैक्टर एज को भी हमने देख लिया था। तो स्टार्ट करते हैं एज से, थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। तो जो एज होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी डोज को कैलकुलेट करने में, या फिर किसी भी पेशेंट की एज जो होती है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है, क्योंकि हम हर एज के पेशेंट को अलग अलग डोज देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास 3 तरीके के पेशेंट होते हैं, जैसे इन्फेंट्स, एल्डर्स और अडल्ट। ठीक है, तीनों की बॉडी जो होती है वो अलग तरीके से ड्रग के लिए रिस्पॉन्स करती है। जो छोटे बच्चे होते हैं, जो चाइल्ड होते हैं, उनके जो ऑर्गन्स होते हैं वो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो पाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हमें उन्हें कम से कम ड्रग को देना होता है। ऐसे ही एडल्ट्स, जो हमारे एल्डर्स होते हैं, वो उनके जो ऑर्गन होते हैं वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाते, क्योंकि एज के साथ में जो ऑर्गन होते हैं उनकी परफॉर्मेंस डिक्लाइन होने लगती है। ठीक है, तो इसी वजह से हमें एज को पहले कंसिडर करना चाहिए, दैन हमें जो डोज है उसको कैलकुलेट करके पेशेंट को देना चाहिए। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर था। उसके बाद में आता है सेक्स। तो सेक्स भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा देखा गया है जो वुमेंस होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं कुछ ड्रग्स को, जैसे मॉर्फिन। तो क्या होता है, ये मॉर्फिन जो होती है वो एक ओपियोइड ड्रग होती है। ये हमारे जो ब्रेन होता है उसके अंदर जो ओपियोइड रिसेप्टर होते हैं उन पर जाके बाइंड करती है। दैन जो वुमन होती हैं उनके अंदर हार्मोन को इम्बैलेंस कर सकते हैं, जो अफेक्ट कर सकते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को, प्रेगनेंसी को, लैक्टेशन में भी ये प्रॉब्लम कॉज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में जो थर्ड फैक्टर है वो है बॉडी वेट। तो काफ़ी सारे फॉर्मूले बॉडी वेट के ऊपर भी बनाए गए हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमें डोज को देना होता है। ठीक है, हर किसी पेशेंट की अलग अलग बॉडी वेट होता है, जिसे हमें मेज़र करना होता है। ठीक है, तो हमारी जो आईपी है, इंडियन फार्माकोपिया, एक बुक है जिसके अंदर कुछ फिक्स्ड डोज बताई गई हैं, स्टैंडर्ड डोज बताई गई हैं, जो 50 to 100 kg के एडल्ट को दी जाते हैं। ठीक है, अगर कोई पेशेंट ओबीस नेचर का है, काफ़ी मोटापा है उसके पास में, ठीक है, या फिर माल नरिश्ड है, यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा माल नरिश्ड है, तो उसे हमें डोज को कैलकुलेट करके देना होता है। ऐसे ही चिल्ड्रन के केसेस में भी है, हमें हर एक चिल्ड्रन को, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको वेट करके डोज को कैलकुलेट करके देना होता है। ठीक है, ये इसीलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा इसलिए होता है, देखो ये काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है जब कोई टीबी का पेशेंट होता है। उसमें क्या होता है कि जो पेशेंट होता है उनका वेट काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से डिक्लाइन करता है, इसीलिए हमें उनका जो पेशेंट होते हैं टीबी के, उनका बॉडी वेट को कैलकुलेट करना होता है, और उनकी एक कैटेगरी बनाई जाती है कि 50 to 60 kg के जो पेशेंट हैं उन्हें इतनी क्वांटिटी में डोज देनी है। तो ये वहाँ पे जाके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। ठीक है, इसके बाद में हम देखें, नेक्स्ट फैक्टर है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो अगर जो आईवी होती है और ओरल रूट है, काफ़ी तरीके के रूट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जिसके अकॉर्डिंग हमें अलग अलग डोज को कैलकुलेट करके देना होता है। ठीक है, तो आईवी के अंदर हम कम से कम अमाउंट में डोज को देते हैं, क्योंकि जितनी भी हम डोज देते हैं वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर हम इंजेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो डोज जो होती है वो पूरी तरीके से ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती है, और सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर वो एब्जॉर्ब होकर अपना फंक्शन जो होती है वो देना चालू कर देती है। लेकिन ओरल के केस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम डोज, जैसे कि टैबलेट हमने ओरली ली, लेने के बाद में वो हमारे स्टमक में जाके डिसोसिएट होगी, देन वो मेटाबोलाइज भी होगी, और फिर वो बाद में हमारे एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, तो जाते जाते एब्जॉर्ब होने के टाइम पे वो जो ड्रग होगी वो काफ़ी कम अमाउंट में ही एब्जॉर्ब हो पाएगी। ठीक है, इसलिए हमें जो ओरल डोज होती है वो हमें ज़्यादा करके देनी होती है। इसके बाद में जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि किस टाइम पे हमने वो डोज को दिया है। ठीक है, तो हर किसी डोज के बीच में हमारा एक सफिशिएंट टाइम होना चाहिए, जिसके बीच में हमें जो डोज है वो देनी है। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अगर हमने जो डोज है अगर प्रॉपर टाइम पे नहीं दी तो क्या होगा कि उसका इफ़ेक्ट या तो ज़्यादा हो सकता है या कम हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए उसका टाइम जो होता है वो एक प्रॉपर टाइम होना चाहिए। उसके बाद में हमारी जो डोज की इफ़ेक्टिविटी है, ठीक है, वो भी रिड्यूस हो सकती है अगर हमने खाना खाने के बाद में डोज को लिया है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी कंसिडर करना चाहिए।
उसके बाद में आता है नेक्स्ट फैक्टर जिसे हम बोलते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर। तो ऐसा देखा गया है ज़्यादातर जो फिजिशियन होते हैं उनकी जो पर्सनैलिटी है, उनके जो बिहेवियर है, वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है किसी भी ड्रग की इफेक्टिविटी को। ऐसा साइकोमेटिक जो केस होते हैं उसमें देखा गया है। कभी कभी ऐसी घर में भी बोला जाता है कि कभी कभी जो डॉक्टर ने जो दवाई दी है, जो मिट्टी भी दी है, वो भी हमें लग सकती है, यानी कि वो हमें इफ़ेक्ट या फिर थेरेप्यूटिक रिस्पॉन्स दे सकती है। तो ऐसा काफ़ी सारा देखा गया है अस्थमा के केसेस में। दैन उसके बाद में आता है 7th फैक्टर, जिसमें जो भी कोई डिसीज़ है किसी पेशेंट के अंदर, जैसे कोई पेशेंट के अंदर पहले से ही लीवर डिसीज़ है या फिर किडनी डिसीज़ है, तो उसके अंदर क्या होगा कि जब भी हम डोज देंगे तो हमें कम से कम अमाउंट में डोज देनी है, क्योंकि अगर पहले से ही लीवर डैमेज है, किडनी डैमेज है, तो उस ड्रग को बॉडी से एलिमिनेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि किडनी डैमेज है और लीवर डैमेज है, तो मतलब कि वो मेटाबोलाइज नहीं हो पाएगा या फिर टूट नहीं पाएगी डोज, ठीक है। तो इसीलिए हमें कम अमाउंट में डोज देनी होती है। दैन उसके बाद में जो नेक्स्ट फैक्टर है एक्यूमुलेशन। तो इसके अंदर क्या होता है, जब हम डोज को दे देते हैं तो वो हमारी ब्लड के अंदर एक्यूमुलेट होने लग जाती है, वो धीरे धीरे रिलीज़ होती है। तो अगर हमें ये देखना चाहिए कि वो कितनी देर में एक्सक्रीट आउट हो रही है, ठीक है, तो वो चीज़ हमें कंसिडर करके ही डोज की क्वांटिटी को देना चाहिए। उसके बाद में जो नेक्स्ट फैक्टर है एडिटिव इफेक्ट। इसके अंदर क्या होता है, दो ड्रग ए और ड्रग बी का जो इफेक्ट होता है वो कंबाइन हो जाता है, जुड़ जाता है, ठीक है। तो ये था एडिटिव इफेक्ट। तो बस आज के मतलब इसे तुम एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, दैन उसके बाद में आगे के जो फैक्टर हैं उसको हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं रिमेनिंग जो फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं ड्रग डोज को। तो इसके अंदर सबसे पहले आता है सिनर्गिज्म। सिनर्गिज्म एक ऐसी टर्म है या एक ऐसी प्रॉपर्टी है ड्रग की जिसमें हम दो ड्रग को जब एक साथ देते हैं तो इनके जो इंडिविजुअल इफेक्ट होते हैं वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम में भी बहुत ज़्यादा आता है, तो इसकी डेफिनेशन को एक बार देख लेना और एक एग्जाम्पल को भी लिख देना, ठीक है। इसके बाद में आता है एंटागोनिज्म। एंटागोनिज्म के वर्ड से ही हमें पता चलता है अपोज, यानी कि एक मेडिसिन दूसरी मेडिसिन के इफेक्ट को अपोज करेगी। तो सेम है जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एसिड पॉइजनिंग के अंदर एक दूसरे को अपोज करते हैं। ऐसी आइडोसिनक्रेसी एक ऐसी टर्म है जिसके अंदर कोई भी ड्रग का अनयूजुअल इफेक्ट हमें देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे एलर्जी हो जाना, ठीक है। कुछ एंटीबायोटिक जैसे पेनिसिलिन होती है, कभी कभी किसी पेशेंट के अंदर सिवियर रिएक्शन कर सकती है जो कि सेंसिटिव होते हैं पेनिसिलिन से, ठीक है। तो इसके बाद में आता है हमारा टॉलरेंस। तो टॉलरेंस एक पेशेंट की एक ऐसी एबिलिटी हो जाती है जिसके अंदर उन्हें ज़्यादा अमाउंट में डोज चाहिए होती है, ज़्यादा अमाउंट में मेडिसिन चाहिए होती है, सेम जो पहले रिस्पॉन्स उसे मिल रहा था उसे पाने के लिए, ठीक है। जैसे कोई अल्कोहलिक पर्सन है, जैसे हम बेवड़ा भी कहते हैं, तो जो ये अल्कोहलिक पर्सन होते हैं इन्हें ज़्यादा अमाउंट में अल्कोहल चाहिए होता है सेम इफेक्ट पाने में, ठीक है, सेम जो रेस्पॉन्स इन्हें पहले मिल रहा था उसे अचीव करने में, ठीक है। इसके बाद में आता है टैकीफाइल एक्सिस। टैकीफाइल एक्सिस के अंदर क्या होता है, कोई भी पेशेंट है जो एक सेम ड्रग को ले रहा था तो उसका जो इफेक्ट होता है थोड़े टाइम के बाद में एक रैपिड लॉस हो जाता है, यानी कि अब वो जो ड्रग थी वो उसको इफेक्ट नहीं कर रही है, मतलब फ़ायदा नहीं पहुंचा रही है। कभी सुना होगा कि घर में लोग कहते भी हैं कि पहले ये जो दवाई थी वो हमें असर करती थी, अब असर नहीं करती है, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि अगर हम किसी भी मेडिसिन को लेते हैं तो वो जो मेडिसिन है, जो हमारे रिसेप्टर होते हैं बॉडी के अंदर जहाँ पे जाके वो बाइंड करती है और अपना रिस्पॉन्स देती है, वो ब्लॉक हो जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उस मेडिसिन का जो रेस्पॉन्स होता है वो कम हो जाता है या फिर ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो ये था सारी टर्म्स के बारे में, और आगे जो है वो हम कैलकुलेशंस देखेंगे, दैन ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा और ये यूनिट भी हमारी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और कैलकुलेशन मैं इसके बाद में तुरंत ही अपलोड कर दूंगा, उसे भी एक बार देख लेना क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।